लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की निर्मम हत्या का जो वीडियो सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है। पालघर की वारदात में पुलिस अब तक 101 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। भीड़ के हत्थे चढ़े साधु मुंबई के जोगेश्वरी पूर्व स्थित हनुमान मंदिर के हैं। दरअसल ये साधु मुंबई से सूरत अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पुलिस ने इन्हें हाईवे पर जाने से रोक दिया। फिर इको कार में सवार साधु ग्रामीण इलाके की तरफ मुड़ गए, जहां पर मॉब लिंचिंग के ये शिकार हुए। ये वारदात 16 अप्रैल की है और घटना की तस्वीर सामने आने के बाद इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जबरदस्त हमला बोला है महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर और सीधे ये कहा कि उद्धव राज में पुलिस के सामने आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि घटना के दिन ही जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 101 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। जिस तरीके से वो अटैक हुआ है, पुलिस वहां जब पता चला तो इमीडिएटली पुलिस वहां पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस के गाड़ी में डालने के बाद भी वो लोगों ने फिर जोर से अटैक किया, जिसमें पुलिस भी जख्मी हो गए और वो लोगों ने उनको वहाँ बहुत मार देने के बाद जब वो पुलिस हम हॉस्पिटल लेके आए तो हॉस्पिटल में आने के बाद आते हुए ही उनके देहांत हुआ था, ऐसा रिपोर्ट डॉक्टर से आ रही है। तो उसका भी हम पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी वेट कर रहे हैं और ये पूरी घटना की हम जांच कर रहे हैं। एसपी रात से ही घटनास्थल पे थे। आज 110 लोगों को वो गाँव के हमने इसमें ले लिया है हमें और उनको पुलिस स्टेशन या कासा पुलिस स्टेशन में ला गया है। अभी पूरी अगली जो जांच है वो एसपी और उनकी टीम कर रही है। तो एक तरफ पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की बात सरकार कह रही है और ऐसे में इतनी बड़ी भीड़ पहुंच जाती है एक इलाके में और इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटना सामने आती है। पूरा देश इस वारदात से सन्न है। इस बीच बीजेपी ने उद्धव सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहां पे 3 लोग बिना इजाजत के बाहर के स्टेट में जा रहे थे करके उन्होंने मेन रोड से न जाते हुए उन्होंने ग्रामीण के इलाके से जाने की उन्होंने कोशिश की। तो वहां पे गांव में से जाने के बाद वहां पे उनको पकड़ा गया। गांव वालों को ये लगा कि ये लोग शायद चोरी करने आए या कुछ करने आए या जिस प्रकार की उनकी भावना हुई, उसके कारण उनके ऊपर हमला हुआ है। 3 लोग उसमें मृत्युमुखी हुए। उसकी पूरी जांच राज्य शासन कर रही है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है। तो बीजेपी यहां पर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जो 16 अप्रैल की तस्वीरें हैं। हालांकि ये साधु जब यहां से निकले थे तो उन्हें सूरत जाना था अपने गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, लेकिन क्योंकि हाईवे पर पुलिस ने लॉकडाउन की वजह से आगे गुजरने नहीं दिया तो ऐसे में दूसरे रास्ते का इन्होंने रुख किया और वहां पर ये मॉब लिंचिंग की घटना हो गई, क्योंकि भीड़ ने चोर समझकर इन पर हमला कर दिया। पालघर की इस घटना पर 10:30 बजे आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें आपको हम पूरी डिटेल में समझाएंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। कोरोना की अगर बात करें तो देश भर में तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। 17,000 के पार ये संख्या पहुंच चुकी है। 2,500 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि इस बीच 543 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन पार्ट 2 में 20 अप्रैल से छूट का ऐलान किया गया है। आपको ये बता दें कि किस राज्य में कहां छूट है और कहां कितनी सख्ती है। दिल्ली में किसी भी तरह की छूट नहीं, 1 हफ्ते बाद रियायत पर कोई फैसला हो सकता है। कल ही मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो नए केसेस सामने आए थे उनकी जानकारी दी कि कैसे 700 प्लस रैंडम सैंपलिंग में 186 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और ये वो लोग थे जिनके अंदर फिलहाल कोई लक्षण भी नहीं दिख रहे थे और इसीलिए देश की राजधानी दिल्ली में अभी कोई रियायत नहीं दी जाएगी। 1 हफ्ते बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 10 से ज्यादा केसेस वाले 19 जिलों में किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं होगी। बाकी जिलों में फैक्ट्री आदि खोलने पर फैसला डीएम पर छोड़ा गया है। आधी रात से एनएचएआई के टोल प्लाजा पर टोल की वसूली भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई है, लेकिन कुल केसेस महाराष्ट्र में देखिए लगातार बढ़ रहे हैं। 4,203, 223 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान के हॉटस्पॉट और संक्रमण वाले इलाकों में कोई छूट नहीं मिलेगी। बाकी इलाकों में सिंचाई और दूसरे विकास कार्यों की छूट दी जाएगी। और इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद है हमारे साथ। लखनऊ में कुमार अभिषेक मौजूद हैं, दिल्ली में अरविंद ओझा इस वक्त मौजूद है। आपका रुख पहले करेंगे कुमार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में रियायतें दी भी गई हैं, क्या और कहां पर किस हद तक छूट मिल रही है, इस पर डिटेल्स दें। देखिए मीनाक्षी, हम इस वक्त लखनऊ में जो विधानसभा सचिवालय है वहां मौजूद हैं और ज्यादातर कर्मचारी इस वक्त अंदर जा चुके हैं, लेकिन ये वो जगह है, एंट्री गेट है जहां से सबको गुजरना है और यहीं पर लोगों की जांच हो रही है, यहीं पर लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है, थर्मल स्कैनिंग हो रही है और उसके बाद लोगों को जाने दिया जा रहा है। दरअसल लखनऊ में सिर्फ और सिर्फ जो सचिवालय है उसे खोला गया है और उसकी 1/3 जो कर्मचारी हैं उन्हें आने को अलाउ किया गया है, लेकिन बाकी तमाम जगहों पर 19 जिलों को पूरी तरीके से लॉकडाउन रखा गया है। ऐसे जिले जहां पर अभी तक किसी तरह का कोई केस नहीं मिला है उनमें आज से कई गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। कृषि की गतिविधि शुरू होगी, निर्माण की गतिविधियां शुरू होंगी, जो टोल हाईवे है वहां पर लोग टोल वसूला जाने लगा है। और आप देखिए कि चूंकि ये विधानसभा का सचिवालय है, यहाँ लोगों की एंट्री चल रही है और लोग जो भी आ रहे हैं उनकी इसके यहाँ पर स्क्रीनिंग इस वक्त हो रही है, लेकिन डिस्टिलरीज के साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों को भी खोलने की तैयारी है। और हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की लखनऊ का एकमात्र जगह जहां इस वक्त जांच के बाद लोगों को आने दिया जा रहा है, यानी कि तकरीबन 3,000 जो स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आज लखनऊ आएंगे। लखनऊ के ये सेक्रेटेरिएट में आ रहे हैं, मंत्री आएंगे और उनके साथ साथ जितने अधिकारी हैं वो तमाम लोग लगातार आ रहे हैं। तो सिर्फ लखनऊ में चूंकि सचिवालय है इसलिए यहाँ पर थोड़ी छूट दिखाई दे रही है। बाकी जितनी जगह है जो जहाँ पर 10 से ज्यादा मामले हैं उन्हें पूरी तरीके से लॉकडाउन में रखा गया है। हालांकि बाकी गतिविधियों के लिए डीएम तय कर रहे हैं कि किन किन चीजों को खोला जाए, कहां कहां रियायतें दी जाएं। बिल्कुल लौटेंगे कुमार आपके पास और जानकारी के लिए। अरविंद भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद, देश की राजधानी दिल्ली में अभी लॉकडाउन बना रहेगा और अगले एक हफ्ते के बाद जो है वो परिस्थिति को जांचा जाएगा। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस बात का ऐलान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। आप जब यहां पर मौजूद हैं और जिस तरह की रैंडम सैंपलिंग हुई 7,000 केसेस की, जिसमें से 186 जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, दिल्ली की परिस्थिति अभी है क्या असल में? देखिए मीनाक्षी, दिल्ली की परिस्थिति ये है, आपको इलाकों की बातें बताता हूँ, उससे आप समझ जाएंगी। जहांगीरपुरी में जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया था, एक ही परिवार के 26 लोगों को हुआ, लेकिन कल जो खबर आई है वो काफी कहीं ना कहीं डराने वाली है। जो तुगलकाबाद एक्सटेंशन है वहां पर 39 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पहले एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव हुआ और जो डॉक्टरों से हमारी बात हुई उनका कहना है कि हमने लोगों को समझाया था, उसके बाद भी लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे थे। शायद यही वजह कि 2 गली में 39 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ। तो दिल्ली में फिलहाल राहत मिलने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि जो संपूर्ण लॉकडाउन है वो संपूर्ण लॉकडाउन चलेगा। 2000 के ऊपर आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का बढ़ चुका है। मैं जाकिर नगर में मौजूद हूं, ये तस्वीर देखिए, इस इलाके में भी 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो पाए गए हैं। उसके बाद ये जो पूरा इलाका है हॉटस्पॉट जोन में इसको तब्दील किया गया है। पूरी तरह से यहाँ पर लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। मीनाक्षी, एक बात और बता दूं, चूंकि मैं जाकिर नगर में हूँ, यहीं से 300 मीटर की दूरी पर ऐसा बताया जा रहा है मौलाना साद अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छिपा हुआ है। लेकिन जिस तरह से क्राइम ब्रांच ने कहा है कि वो अपनी जांच कराए, वो जांच नहीं करा रहा है। हॉटस्पॉट जोन में इलाका पूरा तब्दील है। दिल्ली का जो कल इलाका है तुगलकाबाद एक्सटेंशन, वहां और लोगों की जांच कराई जा रही है और टेस्टिंग कराई जा रही है। शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल इन बातों को समझ रहे हैं कि अभी अगर कोई ढिलाई दी जाती है तो शायद जो मामला है वो काफी गंभीर हो सकता है, क्योंकि कई ऐसी गलियां हैं जहां पर पहले एक मरीज थे,
उसके बाद धीरे धीरे करके लोग आपस में बातचीत करने लगे हो। बार बार लोगों को समझाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोगों से दूरी बनाए रखें। बावजूद इसके कि इससे आप एग्जाम्पल लगाइए कि लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, तो तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 39 मरीज हो गए, एक मरीज से बढ़कर 39 मरीज। तो ऐसे में लोगों को समझने की जरूरत है। सरकार जो कह रही है बार-बार और डिटेल लेने के लिए, लेकिन अब मुंबई से भी हम खबर दिखाते हैं क्योंकि मुंबई रेड जोन है और इसीलिए मुंबई को लॉकडाउन में कोई छूट नहीं है। अकेले मुंबई में कोरोना के 2700 से ज्यादा केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। 132 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के चलते महाराष्ट्र को 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। अब जो रिलैक्सेशन में छूट की जो बात की जा रही है, तो महाराष्ट्र में कुल ऐसे 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में आइडेंटिफाई किया गया है। यहां पर कोई कोरोना वायरस के केसेस नहीं है या फिर इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। अब इन जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर जो बिजनेस हाउस है वो खुल सकेंगे, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ। जो बिजनेस हाउसेस होंगे उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, साथ ही जो उनके वर्कर्स हैं उनके रहने का और उनके ट्रैवल का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करने पर महाराष्ट्र में अभी भी पूरी तरीके से बैन है। जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं और जो एसेंशियल आइटम्स होती है वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल कर सकते हैं, उन पर पूरी तरीके से लॉकडाउन पर छूट है। मुंबई की अगर जो बात करें तो मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस है। टोटल केसेस की बात करें तो 2700 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस है और 130 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। तो मुंबई अभी भी पूरी तरीके से रेड जोन में आता है। तो मुंबई में हालात बिल्कुल नहीं बदलेंगे, जैसे सिचुएशन पहले था वैसे ही रहेगा मुंबई में जो हालात। वैसे तो कोरोना के समय में गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों की परेशानियों की कई कहानियां हैं, लेकिन हम आपको दिल्ली में एक ऐसे शेल्टर होम में लेकर चलते हैं जहां अपनापन बसता है, जहां हम भारत के लोग मिलकर कोरोना की चुनौती से लड़ रहे हैं। गाजीपुर के सर्वोदय कन्या विद्यालय में हम इस समय पहुंचे हैं क्योंकि दिल्ली में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन्हें इस तरह की शेल्टर होम्स में कन्वर्ट किया गया है, वहां पर लोगों को लाया गया है। यहां पर जैसे कि बाहर सूचना थी, कुल 380 लोग फिलहाल यहां पर रह रहे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। जो खाने की व्यवस्था है उसे ध्यान से देखने पे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। देखिए, प्लेट्स तो बहुत छोटे हैं, तो आपको लगेगा कि हो सकता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से उन्हें पेट भर खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन ये देखिए, ये वो लाइन है जिससे लोग आते हैं तो पहली बार खाना लेते हैं, और ये जो लाइन है जिसमें दोबारा उन्हें लेना है खाना, तो वो यहाँ पर आकर उसे लेते हैं। क्या ये रोक है कि एक बार लेंगे, 2 बार लेंगे, कितनी बार वो? नहीं, कोई रोक नहीं है। 2 बार 4 बार जितना पेट भर के खा सके उतनी बार यहाँ पे आ सकते हैं क्यू में, और ये खुला रहेगा काउंटर जब तक पूरा खाना खत्म नहीं हो जाएगा इनका। तो दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं उन्हें परिवर्तित किया गया है एक तरह से इस आश्रम में। आप लोग कहाँ रहा करते थे? लखनऊ में। नहीं, तो यहाँ दिल्ली का है? पंजाबी बाग में। पंजाबी बाग में। तो वहाँ से छोड़ के निकले थे कि घर जाएंगे? घर जाएंगे, इसलिए आए थे। ये आपको कितना महीना? 7 महीने गर्भवती हैं ये। यहाँ पे जब आप लोग निकले होंगे घर जाने के लिए पहले? हाँ, सुबह निकले थे वही 8-9 बजे के बीच में। आपको लगा था ये 7 महीने गर्भवती? अब जब सब जाने लगे तो हम भी कहे क्या करूँ, अकेले हैं, तो निकल गए। इसलिए हम सोचा निकल जाएंगे, तो इधर से उधर टाइम ही नहीं आया, बस नहीं मिली, तो फिर वहाँ से आए यहाँ पर। तो यहाँ पे खाना पीना सब व्यवस्था है? ठीक है जी, मिल रहा है, सारी व्यवस्था मिल रही है। किसी के घर तक पहुंचने की व्यवस्था होती है, किसी के घर दिल में टीस सी उठती है कि वो अब अपने घर कब जा पाएंगे। कहाँ से हैं आप? पूर्णिया जिला। पूर्णिया से हैं। कब से यहाँ पर? 14 तारीख से। अभी क्या हो गया? घर जाएंगे हम। आप कैसे जाने का सोच रही हैं? सारे पब्लिक जाएगा तो हम भी चल जाएंगे। किसी अभी तो बंद है ना 3 मई तक के लिए। हाँ,
जब गाड़ी खुली गई तो मेरा व्यवस्था कर दीजिए। घर पे कौन कौन है? एगो बेटा, एक बेटा है। एगो बेटा लुधियाना में। तो आप अकेले यहाँ पर हैं? अकेले। खाने पीने का व्यवस्था है नहीं? व्यवस्था बस घर जाने का मन कर रहा है। आप कहाँ के? हम फरीदाबाद रहते हैं, बिहार मेरा घर है। अच्छा, जाना चाहते घर। तो यहाँ कैसे आए? भुतला आ गया हम। अब मतलब लॉकडाउन के बाद ही आप घर जा सकते हैं? हाँ। घर में किसी से बात हुआ था? नहीं, मेरा फोन नंबर कुछ नहीं है हमारे। आपके पास नंबर नहीं है किसी का? घर में किसी को नहीं पता है कि आप कहाँ हैं? नहीं। यहाँ पे ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये अकेले हैं जो अपने घर से बिना बताए हुए चले आए। घर से निकले हुए थे तो ये घर पे किसी को बता के नहीं आए थे। फिर इनको लेडीज का खूब यहाँ पे ध्यान रखा जाता है? हाँ, पूरा ध्यान रखा जा रहा है लेडीजों का। यहाँ पे लेडीजों का, हम दिल्ली सिविल डिफेंस से हैं, लेडीजों का प्रॉपर तरीका से ध्यान रखा जा रहा है। नहीं तो कहीं यहाँ से पूरा सब पूरी फुल सेफ्टी है इन लोगों के लिए। नहीं कहीं आने दिया जाता है, नहीं कहीं इन लोगों को जाने दिया जाता है। बस आप कहाँ से हैं? हम अजमेर से हैं, अजमेर केसरपुरा गांव। अच्छा, तो किसी का घर में नंबर, किसी का कुछ, किसी को बता? हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। हमारे था है मगर हमारे निकाल लिए पैसे के साथ, एटीएम और मोबाइल सब निकाल लिए। कब? हमारे वहाँ 22 तारीख को निकाल लिया, अपने सिलोनी बॉर्डर पे, नेपाल सिलोनी बॉर्डर। आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? हम गाड़ी से, यहाँ पे हम पैदल गोरखपुर तक आए। गोरखपुर से हमारे को एक गाड़ी वाले ने यहाँ का देहात का था, उसने हमारे को यहाँ तक दिल्ली तक लाया। तो कैंप में हम हर जगह ये तो देख रहे हैं कि दूरी की व्यवस्था की गई है, लोग सो भी एक दूसरे से दूर रहे हैं और खाने पीने के लिए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक समस्या तो ये रहती होगी ना, कहीं किसी को लक्षण हो जाए तो आप लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं? यहाँ हम रेगुलरली उनका स्क्रीनिंग कर रहे हैं मॉर्निंग आवर्स में, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर एक्सपोजर धूप ज्यादा होती है, तो मॉर्निंग में स्कैनिंग करते हैं और वैसे कोई ऐसे सिम्टम्स होता है तो उसको हम रेफर कर देते हैं। अभी तक कोई कोरोना का पेशेंट नहीं आया। बाकी हर दवाइयाँ नॉर्मल चीजों के लिए हर मेडिसिन है हमारे पास। माइनर एलिमेंट्स में हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं लोगों को। तो जब तक कोई भी आखिरी व्यक्ति खाना खाने के लिए बच जाता है तब तक यहाँ से इन चीजों को हटाया नहीं जाता है। जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि चप्पल हो गया, टूथपेस्ट, टूथब्रश, इस तरह की चीजें हो गई, उन सारी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। और सर आप मैंने देखा कि कई लोग चिंतित थे कि घर कैसे पहुंचेंगे, तो आपने कहा कि मैं आखिर तक व्यवस्था कर दूंगा। दूध वगैरह की चीजें, क्या आम पब्लिक भी जो दान देना चाहते हैं वो सारे लोग भी? नहीं, ऐसा मदद करने को तैयार है, लेकिन इतनी लार्ज स्केल में हम ले नहीं रहे। ये बेसिक नीड में जो चाहिए होता है। सिर्फ ये है कि सीआरपीएफ आपने बताया जो 1200 पुड़ियां रोज देता है, वो ऑफिशियली देते हैं, वो ऑफिशियल देते हैं। इसके अलावा लोग और मदद करते हैं? आप लोग कैसे मदद कर पा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि लोग आते तो हैं बहुत मदद करने, बट हमें कुक्ड फूड बाहर से अलाउड नहीं है। तो हम अपने ही बनाते हैं खाना। हाँ, ड्राई बाकी सामानों के लिए, बाकी सामान के लिए हमारे पास थोड़ा बहुत फंड रखा हुआ है, हम उसमें से ले लेते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल वगैरह से। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसी तरीके से लॉकडाउन से सबको है पार पाना। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की निर्मम हत्या का जो वीडियो सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि इस वारदात में शामिल 101 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। गृह मंत्री ने बताया कि 3 लोग सूरत जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में गांव वालों ने उन्हें चोर समझकर हमला किया, उनकी जान ले ली। अनिल देशमुख ने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। भीड़ के हत्थे चढ़े साधु मुंबई की जोगेश्वरी पूर्व स्थित हनुमान मंदिर के हैं। दरअसल ये साधु मुंबई से सूरत अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पुलिस ने इन्हें हाईवे पर जाने से रोक दिया और फिर इन्होंने ग्रामीण इलाके का रुख किया, जहां पर ये भीड़ का शिकार हो गए। ये वारदात 16 अप्रैल की है।
इस घटना का वीडियो जिसने भी देखा वो इस वक्त हैरान है, चिंता में है कि आखिर एक ऐसे समय में जब देश कोरोना के खिलाफ एक बड़े मोर्चे पर है, तो ऐसे समय में जहां पर भीड़ इकट्ठी होने से सख्त मना किया गया है, लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पूरा प्रशासन जुटा हुआ है, ऐसे समय में अचानक 200 लोगों की भीड़ कैसे एक जगह पर आ जाती है और 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला जाता है। बीजेपी ने उद्धव सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये कहा कि आखिर उनके राज में पुलिस के सामने ये कैसे हो गया। उच्च स्तरीय जांच इस मामले की हो। तो वही गृह मंत्री ने भी बयान दिया है महाराष्ट्र के। उनका ये कहना है कि इस घटना के आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और इसकी अब उच्च स्तरीय जांच होगी। और सवाल यही बड़ा है कि लॉकडाउन है देश भर में, संपूर्ण लॉकडाउन, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र के पालघर में लाठी डंडों से लैस सैकड़ों की भीड़ इकट्ठे हो जाती है। 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। इक्कीसवीं सदी में बर्बरता की ऐसी तस्वीरें देखकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। उन्मादी भीड़ के हाथ में लाठी डंडे हैं और सैकड़ों की ये भीड़ बस निहत्थे बुजुर्ग साधुओं को मारने पर उतारू है। अब जरा तस्वीर के एक और हिस्से को देखिए। बुरी तरह से घायल एक साधु जान बचाने के लिए पुलिस के पीछे भागता है। लाठी डंडों से लैस भीड़ भी गेरुआ पहने उस बुजुर्ग शख्स के पीछे दौड़ती है। थोड़ी देर में पुलिस वाला बाहर आता है। उसके पीछे गेरुआ पहने वो बुजुर्ग शख्स भी है जिसके सिर और माथे से खून बह रहा है। भीड़ उसे खींचने की कोशिश करती है। एक तरफ मरने मारने पर उतारू उन्मादी भीड़ है तो दूसरी तरफ मुट्ठी भर पुलिस वाले। लिहाजा भीड़ तंत्र यहां पुलिस तंत्र पर भारी पड़ता है और बुजुर्ग साधु एक बार फिर भीड़ के हत्थे चढ़ जाता है। यह तस्वीर महाराष्ट्र की पुलिस पर भी सवाल खड़े करती है। तस्वीर को फ्रेम दर फ्रेम देखने पर साफ हो जाता है कि पुलिस वाला घायल साधु को भीड़ की तरफ धकेलकर खुद बचने की कोशिश करता है। इसके बाद पुलिस के सामने ही भीड़ लाठी डंडों से पीट पीट कर साधु की हत्या कर देती है। इस वारदात में 2 साधु और उनके ड्राइवर की भीड़ हत्या कर देती है। हाथ में लकड़ी थी, इनके हाथ में कुछ बाकी के वेपन्स थे। वेपन है नहीं, वो गांव में जो ये रहता है वो सब उनके हाथ में थे और पत्थर भी उनके पास थे। तो कुल्हाड़ी थी या जो काटने वाले, पेड़ काटने वाले इतर जो है वो भी उनके हाथ में थे। जो जिस तरीके से वो अटैक हुआ है, पुलिस वहाँ जब पता चला तो इमीडिएटली पुलिस वहाँ पहुँच गई थी, लेकिन पुलिस के गाड़ी में डालने के बाद भी वो लोगों ने फिर जोर से अटैक किया, जिसमें पुलिस भी जख्मी हो गए। जब हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और 3 मई तक देश में लॉकडाउन लागू है, वैसे में पालघर के गढ़चेन चले गांव में लाठी डंडों से लैस भीड़ सड़क पर कैसे आ गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भीड़ ने जिस निर्मम तरीके से निहत्थे गिरवाधारी बुजुर्गों और उनके साथ जा रहे ड्राइवर की हत्या की, वो पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। भीड़ के हत्थे चढ़े साधु मुंबई के जोगेश्वरी पूर्व स्थित हनुमान मंदिर के हैं। दरअसल ये साधु मुंबई से सूरत अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते पुलिस ने इन्हें हाईवे पर जाने से रोक दिया। फिर इको कार में सवार साधु ग्रामीण इलाके की तरफ मुड़ गए, जहां मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए। पालघर में पुलिस की गाड़ी पर भी हमला हुआ। उसे भीड़ ने पलट दिया और जमकर तोड़फोड़ की। 3 लोगों की मॉब लिंचिंग में पुलिस ने 101 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच जारी है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।
देश भर में लॉकडाउन है और ऐसे में पालघर में 200 लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई, आखिर उन्होंने 2 साधुओं को क्यों मार डाला। महाराष्ट्र सरकार इसकी जो वजह बता रही है वो हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि लोगों ने साधुओं को चोर या डाकू समझ लिया। पालघर की इस दहला देने वाली वारदात के पीछे सरकार जो वजह बता रही है, उसके मुताबिक ग्रामीणों ने शक के आधार पर 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को मार डाला। ग्रामीणों ने उन लोगों को चोर डाकू समझ लिया था। मेन रोड से न जाते हुए उन्होंने ग्रामीण के इलाके से जाने की उन्होंने कोशिश की, तो वहाँ पे गांव में से जाने के बाद वहाँ पे उनको पकड़ा गया। गांव वालों को ये लगा कि ये लोग शायद चोरी करने आए या कुछ करने आए या इस प्रकार की उनकी भावना हुई, उसके कारण उनके ऊपर हमला हुआ है और हमला होने के बाद में 3 लोग उसमें मृत्युमुखी हुए। उसकी पूरी जांच राज्य शासन कर रही है। इस घटना को समझने के लिए जरा पालघर के बारे में जान लीजिए। पालघर महाराष्ट्र का सुदूर उत्तरी तटीय जिला है। इसकी सीमा गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली से सटी है। पालघर जिले में जिस जगह मॉब लिंचिंग की ये वारदात हुई है, वहां की आबादी आदिवासियों की है। जब से लॉकडाउन हुआ है, इलाके के लोग वहां दिन रात लगातार खुद पहरेदारी कर रहे हैं। पुलिस को शक है कि इस हमले के पीछे इलाके में चोर डाकुओं के घूमने की अफवाह एक बड़ी वजह हो सकती है। पुलिस सोशल मीडिया के संदेशों को स्कैन कर रही है। पुलिस को शक है कि चूंकि ये लोग मुख्य सड़क से न जाकर ग्रामीण रास्ते से जा रहे थे, इसलिए अफवाह की वजह से गांव के लोगों ने उन्हें डाकू समझ लिया होगा। करीब 200 ग्रामीणों की भीड़ ने पहले उनकी गाड़ी पर पथराव किया और फिर गाड़ी से खींचकर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कासा थाने के इस इलाके में इस तरह की ये पहली वारदात नहीं है। 3 दिन पहले एक डॉक्टर और 3 पुलिस वालों के साथ थाने के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर आनंद काले पर ग्रामीणों ने चोर डाकू समझकर हमला बोल दिया था। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। साधुओं की हत्या पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने उद्धव सरकार पर सवाल उठाया है कि महाराष्ट्र में आखिर ये क्या हो रहा है, तो वहीं उद्धव ने कहा है कि आरोपी पकड़ लिए गए हैं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पालघर में साधुओं की हत्या के बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पालघर हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए? इसका भी जवाब मिलना चाहिए और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस घटना का वीडियो ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र के पालघर का एक और वीडियो आया है। हृदय विदारक बेबस संत पुलिस के पीछे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और ऐसा साफ दिख रहा है कि पुलिस न केवल अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि बेचारे संत को भीड़ में धकेला जा रहा है। ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। इंसान के भेष में जानवरों ने इस अमानवीय, असभ्य और निंदनीय काम को अंजाम दिया है। इन लोगों ने 3 लोगों की जान ली, यहां तक कि 70 साल के असहाय बुजुर्ग की बात भी नहीं सुनी। जो हुआ शर्मनाक था। पालघर हत्याकांड के बाद उद्धव सरकार दबाव में है। कैबिनेट मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार भरोसा दिलाती है कि जो लोग इस जघन्य अपराध के दोषी हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सारे आरोपियों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। महाराष्ट्र के सीएम दफ्तर ने भी सफाई देते हुए कहा कि पालघर की घटना पर कड़ी कार्रवाई की गई है। जिन्होंने 2 साधुओं और 1 ड्राइवर और पुलिस वालों पर हमला किया है, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अपराध और शर्मनाक कृत्य में शामिल सभी अपराधियों को कठोर दंड दिया जाएगा। सरकार कितनी ही सफाई दे,
लेकिन जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने 3 लोगों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, उससे कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठते ही हैं। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। इस घटना पर कई सवाल हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। इस बीच कोरोना के खिलाफ जंग में चिकित्सा कर्मियों के अलावा अगर कोई अग्रिम मोर्चे पर तैनात है तो वो है पुलिसकर्मी। डॉक्टर्स अगर मरीजों को बचाने में जुटे हुए हैं तो ऐसे में पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है लॉकडाउन को लागू करवाने की, ताकि कोरोना का वायरस ना फैले। इस वजह से कहीं पर पुलिसकर्मियों की तारीफ हो रही है तो कहीं पर उन्हें गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा। कोरोना महामारी के खिलाफ योद्धा बनी पुलिस आम जनता के लिए महबूब बन गई है। फूल बरसाए जा रहे हैं, टीके लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीर बिहार के भागलपुर की है। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के जड़लाही मोहल्ले में सफाई कर्मियों का हाल लेने पहुंचे पुलिस पर लोगों ने फूल बरसाए और उनकी आरती भी की। बिहार के ही मोतिहारी की इस तस्वीर को देखिए। खाकी वर्दी वाले इस नन्हे बच्चे के लिए सैंता क्लॉज बन गए। मोतिहारी नगर के चांदमानी मोहल्ले में पुलिस एक बच्चे के जन्मदिन पर केक लेकर पहुंच गई। खाकी वालों को लेकर आम जनता के मन में हमेशा से खौफ रहा है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान शहर शहर पुलिस की छवि पूरी तरह बदल गई है। इंदौर में कोरोना से थाना प्रभारी की मौत से पुलिस वाले सदमे में हैं, लेकिन बावजूद इसके वो लोगों का हौसला बढ़ाने में पीछे नहीं रहे। पुलिस की इन तमाम कोशिशों के बावजूद कई शहरों में उन पर हमले की भी घटनाएं हो रही हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस वाले जब युवकों को क्रिकेट खेलने से रोकने गए तो उन पर युवकों ने हमला बोल दिया। लॉकडाउन के बीच जब यूपी के झांसी के डेली गांव में पुलिस जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ने गई तो ग्रामीणों और महिलाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस पर हमले की घटना राजस्थान के धौलपुर में भी हुई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे दुकानदारों को जब पुलिस वाले रोकने गए तो कुछ दुकानदार हाथापाई पर उतर आए। दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ पुलिस वाले पर फूल बरसाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनसे धक्का मुक्की और बदसलूकी हो रही है। आज तक ब्यूरो।